जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे। उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप कहाँ गए, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपने यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस पर मैं आज भी कायम हूँ। पूरा सिलेबस में कवर करूँगा, रिविज़न भी करवाऊँगा। बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। रही बात कि मैं था कहाँ इतने दिनों तक, तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से मैं गाँव में था और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आप लोगों की क्लासेज अब रेगुलर इसी तरह से चलती रहेंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। जब हम लोगों ने पूरी जर्नी अपनी एक तरह से स्टॉप की थी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। आई थिंक 34 या फिर 35 लेक्चर आ चुके थे। उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या शुरू किया था कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, यहाँ के लोग राजनीति के बारे में समझ रहे हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और इसके तहत कुछ रूल और रेगुलेशंस आए थे, कुछ आयोग बनाए गए थे। तो हम लोगों ने 2 से 3 कवर कर लिया था। जैसे कि हमने देखा था आंग्ल प्राच्य विवाद, उसके बाद हम लोगों ने देखा था शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, उसके बाद हमने वुड डिस्पैच को देखा था, फिर हंटर कमीशन को देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कर्जन की शिक्षा नीति आज हम लोग देखेंगे। ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा। काफ़ी दिन हो गए हैं, रेगुलरिटी भी टूट गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको मैं पिछले वीडियो से जोड़ता हूँ। हम लोगों ने देखा कि भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है, धीरे धीरे यहाँ के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और वो राजनीति की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है और राजनीति से वो जुड़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे शिक्षा का विकास होता है तो आंग्ल प्राच्य विवाद हो जाता है। वो मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एक समूह है जो कुछ भी नहीं जानता और आप उसके साथ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसके बारे में वो नहीं समझ पा रहा है। आगे चल के वो शिक्षित हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ बातें उठाएगा, अपनी बातें रखने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपसी विवाद बढ़ता है। तो इसी तरह से आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ। ऐसे लोग जो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज मानने की बात करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, प्राच्य सभ्यता को लेकर चलना चाहते थे, प्राचीन सभ्यता को लेकर चलना चाहते थे, सभी भाषाओं को पूरी तरह से एक वरीयता श्रेणी में रखने की बात करते थे। तो उनमें विवाद हुआ। ब्रिटिशर्स का शासन था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैकाले को इसका क्या किया गया, प्रमुख नियुक्त किया गया और उसने पूरी तरह से इंग्लिश को, आंग्ल जो लोग थे उनको इसने सपोर्ट कर दिया और जो हमारे प्राच्य के लोग थे, पुरानी भाषा को मानने वाले लोग थे, उन लोगों का क्या हुआ, पूरी तरह से संकल्प जो था वो टूट जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक प्रमुख नारा है कि वह क्या करता था कि काली चमड़ी में गोरे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता था। मतलब कि रंग रूप और शकल से देखने में वो भारतीय हो लेकिन उनका जो दिमाग हो वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की तरह काम करे। इसलिए उसने आंग्ल समूह को सपोर्ट किया और पूरी तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की। इसके बाद एक वुड डिस्पैच आता है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर धीरे धीरे करके टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। तो सबसे पहले लाया जाता है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूं अपना 100% देने की। अब देखिएगा, अब यहां पर हम कर्जन की शिक्षा नीति को पढ़ने वाले हैं। शिक्षा का ये दूसरा या फिर तीसरा चरण होगा। जो लोग नहीं देखे हैं पुराने वीडियोज एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1901 में क्या होता है कि शिमला में लॉर्ड कर्जन ने अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ध्यानपूर्वक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में दे दी जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना। तो किन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है? शिक्षित अधिकारियों का जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और उच्च शिक्षा से जुड़े हैं। 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। 1 मिनट दीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। घबराएंगे नहीं आप लोग, पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बस 2 सेकेंड और। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय कमीशन गठित किया जाता है और यह किस लिए कि जो उस समय के विश्वविद्यालय थे उनकी स्थिति और उच्च शिक्षा के लिए सुझाव देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इस तरह से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग जरूर इससे प्रिपेयर कर लीजिएगा। यू का मतलब है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। इसमें बताया गया इस आयोग के द्वारा
कि विश्वविद्यालय में 50 से कम और 100 से अधिक उप सदस्य नहीं हो सकते। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये उप सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और इनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये सरकार के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाएंगे। गवर्नमेंट जिसे भी चाहेगी उसे इस पर नियुक्त कर देगी। ठीक है, चलिए। अध्ययन और शोध करने के लिए प्रोफेसर और ख्याताओं की नियुक्ति की जाएगी, जाहिर सी बात है। और सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर सरकार को वीटो दिया गया। सीनेट का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय का जो प्रमुख विभाग हुआ करता था रूल और रेगुलेशंस का, यदि वो कोई रूल पास करता है तो वो कैसा भी रूल हो, सरकार उसे पूरी तरह से बदल सकती है। उसके लिए उसको वीटो प्रदान किया गया। वीटो शक्ति मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के टाइम पीरियड में भी पढ़ाया था, राष्ट्रपति को जब मैं पढ़ा रहा था आपके लिए। उसके बाद जब मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, WHO, उसमें भी मैंने पढ़ाया था, WTO में भी पढ़ाया था। ठीक, तो वीटो का मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति कुछ भी बोल दे तो सबका सब जितना भी कानून और रूल रेगुलेशन लाए गए सब टूट जाएंगे। ठीक है, तो विश्वविद्यालय कितने भी रूल और रेगुलेशन बना दे, लेकिन यदि सरकार चाहे तो उसे तोड़ सकती है। मेन पॉइंट ये है। अशासकीय कॉलेजों पर कठोर नियंत्रण मिला, किस वजह से, इसी वजह से कि उसे जो वीटो दिया गया, मतलब जो अशासकीय मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह थे, गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आते थे, उन पर नियंत्रण करने का इन्हें अच्छा मौका मिल जाता है। और ये कहा गया कि विश्वविद्यालय को 5 लाख प्रति वर्ष की राशि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है कि उस समय के जो राष्ट्रवादी लोग थे, इन्होंने इसकी तीव्र आलोचना की और इन्होंने कहा कि यह साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने का प्रयास है, हम लोगों पर साम्राज्यवाद थोपा जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उस समय के बहुत प्रमुख व्यक्ति एक हुआ करते थे जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इस पूरी शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहा। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम है, उनके कहने का सबसे बड़ा मतलब यही था कि सभी हमारी जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी, भारतीय भाषाएं थी, उनकी अवहेलना की जा रही थी, केवल इंग्लिश में सारी चीज़ें लाई जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया और इसके बाद लाया जाता है सैंडलर आयोग 1917 में। ठीक, क्यों लाया गया, 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए लाया गया। माइकल सैंडलर के नेतृत्व में यह आयोग बनाया जाता है। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी रखे जाते हैं। पूछा गया है कि सैंडलर आयोग में नियुक्त किए जाने वाले 2 भारतीय सदस्यों का नाम क्या था, तो वो थे आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है ना। 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की। किसने, सैंडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी। इसने कुछ सिफारिशें की, क्योंकि जब कमीशन लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कुछ न कुछ तो सिफारिशें वह जरूर करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा, बाकी PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष होनी चाहिए, ये किसने कहा, सैंडलर आयोग ने यह सिफारिश कर रहा है। और हाई स्कूल के बाद 2 वर्ष की इंटरमीडिएट शिक्षा होगी, पहले ऐसा नहीं होता था। प्रत्येक प्रांत में बोर्ड की स्थापना की जाएगी, मतलब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना प्रत्येक प्रांत में की जाएगी, क्योंकि तत्कालीन समय का जो भारत था कई ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। स्नातकीय शिक्षा अधिकतम 3 वर्ष की होगी, जैसे कि आज हम ग्रेजुएशन देखते हैं। ठीक है, BA साधारण और ऑनर्स अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, पहले एक ही हुआ करता था। नियम बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए और महिला शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। ऐसा कौन कह रहा है, सैंडलर आयोग कह रहा है। विश्वविद्यालय अधिनियम को सुधारने के लिए ये सारी सिफारिशें इसने दी और इसमें से बहुत सारी सिफारिशें मानी गई और आज भी लागू हैं। आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस में एज इट इज़ यदि आप लोग लिख देते हैं तो आपको सारे नंबर्स मिलने की संभावना है। कलकत्ता में एक विशेष बोर्ड स्थापित करने की बात की जाती है और विश्वविद्यालय में व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों का प्रबंधन किया जाए। मतलब जो पहले व्यावहारिक विज्ञान हुआ करता था उसे और प्रौद्योगिकी को, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर चला जाता था, लेकिन ऐसा कहा गया कि अब इन दोनों को अलग अलग करिए और इनका भी प्रबंध कीजिए अलग अलग सिलेबस के साथ। और साथ ही साथ व्यावसायिक कॉलेज भी खोले जाएं, केवल शास्त्रीय ज्ञान ना मिले, केवल किताबी ज्ञान ना मिले, उसके लिए व्यावहारिक विश्वविद्यालय भी व्यावसायिक विश्वविद्यालय भी खोले जाएं, जैसे कि BCom MCom इस टाइप का। मतलब ये कोर्स उस समय नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोगों को व्यापार की तरफ बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। प्राचीन संबंध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है ना, जो संबंध विद्यालय हुआ करते थे, मतलब कि जो जुड़े हुए थे, ब्रांचेस वगैरह थी, उन्हें पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा कहा गया। इस आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित
किए गए। तो इस तरह से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आज हम लोग खत्म कर ले रहे हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यही सीरीज आगे चाहिए या फिर मैं जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी या फिर मैथ रीजनिंग कुछ भी स्टार्ट कर दूं। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बच के रहिए। मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम बन रहा है तो आपको फीवर भी आ सकती है। हेल्थ को बचा कर रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।